13 अप्रैल 2026 को नोएडा की सड़कों पर हजारों मजदूर उतर आते हैं। कुछ ही घंटों में प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को टेयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों पर। गाड़ियां जलती हैं, पत्थर चलते हैं और करीब 40,000 के करीब मजदूर एक ही मांग करते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, सही सैलरी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत में मजदूरों को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आती है। भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका था और यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। बन चुका था इसलिए कहा क्योंकि अब 4th नंबर से गिरकर 6th नंबर पर हमारी इकॉनमी आ चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सच ये है कि लगभग 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई फिक्स्ड सैलरी होती है और ना ही कोई सिक्योरिटी होती है। यानी काम तो है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को काम से निकाला जा सकता है, जहां पर मजदूर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वहां पर अगर कोई मैनेजर या कोई ऊपर वाला काम उससे ऊपर मजदूर से ऊपर जो काम करवाता है, अगर उसके पैसे मार भी लेता है ठेकेदार, तो उसका कोई सुनवाई नहीं होगी, ना पुलिस में ना कहीं और, तो ये उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये जॉब बस टेम्पररी होती है और 250 से लेके 300 रुपए मिल के इस जॉब में दिए जाते हैं प्रतिदिन। भारत की लगभग 145 करोड़ आबादी में से करीब 95 करोड़ लोग काम करने की उम्र के हैं, लेकिन असल में सिर्फ लगभग 52 करोड़ लोग ही काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत के करीब 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी ना फिक्स सैलरी होती है और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है। इसी वजह से लगभग 50 से 60 करोड़ लोग आज भी हर रोज 500 भी कम कमा रहे हैं, यानी महीने के 8 से 10,000 रुपए के बीच ही कमा पा रहे हैं। यही असल भारत की आर्थिक हकीकत है जो आंकड़ों में साफ दिखाई देती है। सरकारी डेटा जो की बताया जाता है, PLFS पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया था एक, उसके अनुसार भारत में एक अनस्किल्ड मजदूर की औसतन रोज की कमाई करीब 400 रुपए के आसपास है, और जबकि सेमी स्किल्ड लोग 400 से 600 और स्किल्ड मजदूर 500 से 800 तक रोज कमा लेते हैं। वही हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की कमाई 800 से 1500 या उससे भी ज्यादा हो सकती है एक दिन की। और प्राइवेट नौकरी करने वालों की लोगों की औसतन आमदनी करीब 700 से 1000 रोज के बीच मानी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है, क्योंकि करोड़ों लोग आज भी मिनिमम वेजेस के नीचे काम करते हैं, 250 से 300 रोज पर काम कर रहे हैं। खासकर 12वीं पास युवाओं की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अक्सर 8 से 12,000 महीने की नौकरी मिलती है, यानी लगभग 300 से 400 रोज वो बिना किसी जॉब सिक्योरिटी, बिना PF इंश्योरेंस के। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा होने और रेगुलेशन कम होने की वजह से एम्प्लॉयर्स आसानी से कम सैलरी पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे इनकम की ग्रोथ रुकी रहती है और युवाओं के लिए ग्रोथ के मौके बहुत कम सीमित रह जाते हैं। अगर हम कानूनों की बात करें तो भारत में मजदूरों के लिए कई लॉस बनाए गए, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और पेमेंट वेजेस एक्ट। 2020 में सरकार ने इन्हें सिंप्लीफाई करके 4 नए लेबर कोड्स भी बनाए ताकि सिस्टम मॉडर्न और इफिशिएंट बन सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल अलग है। ये कानून मजदूरों के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ ही थे। उनकी मिल्की वेजेस को कम करना, उनके खिलाफ जो मिल्की पहले वो यूनियन बना के किसी भी मिल्की फैक्ट्री के प्रदर्शन या प्रोटेस्ट कर सकते, उसे भी उन्होंने 300 से घटाकर 100 कर दिया। कानून किताबों में है लेकिन मजदूर की जिंदगी में नहीं दिखता। नोएडा की प्रोटेस्ट की असली वजह भी यही थी। मजदूर 18 से 20,000 की सैलरी की मांग कर रहे थे, जो आज की महंगाई के हिसाब से बेसिक सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, लेकिन उन्हें तो कम वेतन मिल रहा था और ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिल रहा था। कई जगह मिनिमम वेजेस सालों तक रिवाइज नहीं होते, जिससे मजदूर की इनकम में ठहराव हो जाता है, जबकि खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं और महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। यही गैप प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है। प्राइवेट कंपनी की रियलिटी और भी कड़वी है। यहाँ 10 से 14 घंटे काम करवाया जाता है मजदूरों से, लेकिन ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या सेमी स्किल्ड वर्कर हो। किसी भी प्रकार के वर्कर को वहां पर ओवर टाइम नहीं दिया जाता और सैलरी 8-10 हजार के बीच ही दी जाती है। ज्यादातर वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, जिन्हें कभी भी बिना किसी नोटिस के निकाला जा सकता है। PF ESI जैसी सुविधाएं कागजों में होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर नहीं मिलती। अगर कोई मजदूर अपनी आवाज उठाता है तो उसे सीधा काम से निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि नोएडा में मजदूर पहले फैक्ट्री के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतर आए। और ये सिर्फ नोएडा की कहानी नहीं है, हरियाणा मानसर में भी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें सरकार ने 35% वेजेस इंक्रीज करना पड़ा उनका। उत्तर प्रदेश में 20 से 21% वेज उनकी प्रोटेस्ट के बाद हाइक हुआ, लेकिन मजदूरों के हिसाब से ये भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि महंगाई हर दिन बढ़ती आ रही है और 20-30% बढ़ाने से उनके मजदूरों का कुछ भी नहीं होने वाला।
अप्रैल में 2026 में भी नए प्रोटेस्ट जारी हैं। अप्रैल 2026 में नए प्रोटेस्ट जारी हैं जो दिखाते हैं कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार की बात करें तो उसने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस बढ़ाना, लेबर कोड्स लागू करना और कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक्शन लेना। ये सिर्फ दिखावे के लिए आज तक किसी भी भारत में किसी मजदूर, किसी भी वर्कर के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी मुल्की जो मैनेजर है, वर्कर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो वैसे ही काम करवा रहे हैं मजदूरों से जैसे वो करवाते आ रहे हैं और कम वेजेस ही उन्हें देते हैं, कम मुल्की दिहाड़ी ही उन्हें देते हैं। अक्सर देखा गया है कि पहले मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद सरकार एक्शन लेती है, यानी सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव है। असल में तो मजदूरों की मुल्की सुनवाई ही नहीं होती, चाहे वो प्रोटेस्ट करें चाहे जो कर लें, उनके हालात वैसे ही रहते हैं। हाल ही में 2025 में ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून भी लाया गया था जिसमें 125 दिन काम की गारंटी दी गई थी। ये एक अच्छा कदम बताया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन ये सिर्फ रूरल एरिया तक सीमित है। शहरों में काम करने वाले मजदूर अभी भी इनसिक्योरिटी और लो वेजेस से जूझ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भारत सरकार ने आज तक मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी 3 जगह है: इनफॉर्मल सेक्टर का कानून का सही से लागू न होना और प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच होना। जब 90% वर्क फोर्स इनफॉर्मल हो तो लॉस का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जब कंपनी वर्कर्स वेलफेयर के बजाय प्रॉफिट पर फोकस करती हैं तो मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर हम गहराई से सोचें तो तस्वीर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, देश की इकॉनमी को चलाता है, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज खड़ी करता है, लेकिन उसके पास खुद का घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते, मेडिकल सिक्योरिटी नहीं होती और फ्यूचर भी सिक्योर नहीं होता, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। यही सबसे कॉन्ट्रडिक्शन है कि भारत तेजी से डेवलप कर रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रहा। जो मजदूर इस ग्रोथ को पॉसिबल बनाता है वह सबसे पीछे रह जाता है। ना ही सरकार द्वारा मतलब कोई सहूलतें उन्हें दी जाती हैं। 30% से ज़्यादा मिल्की भारत के लोग टैक्स देते हैं, तो उसका भी कोई मिल्की उन्हें मिल्की उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो वैसे भी मजदूरों के साथ जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर भी उनके साथ अन्याय होता है, और देश में तो अन्याय उनकी सरकारें उनके साथ कर ही रही हैं। आखिर में सवाल ये है कि भारत के नेता भारत को विश्व गुरु बताते हैं पूरी दुनिया में, देश का मजदूर मजबूत नहीं होगा तब तक देश की इकॉनमी भी सिर्फ आंकड़ों में ही मजबूत दिखाई देगी, ज़मीन पर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।